हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केएल स्टडी। फ्रेंड्स, एमपी टेट वर्ग 2 मेंस एग्ज़ाम्स के लिए जो हमारी बायोलॉजी की क्लासेस चल रही थी, उसी क्रम में ये हमारी नेक्स्ट क्लास है, जिसमें हम आपका जो टॉपिक दिया गया है पात्रता परीक्षा के सिलेबस में मानव शरीर का संरचनात्मक संगठन। ठीक है, इस तरीके से तो मानव शरीर के तंत्र हमने स्टार्ट किए हुए थे। तो आपका जो पाचन तंत्र है वो पूरा कवर हो चुका है। इसके बाद आपका श्वसन तंत्र चल रहा था। ठीक है, तो श्वसन तंत्र में भी आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं कि जो श्वसन है वो किस प्रकार से मानव में होता है। तो सारी चीज़ें यहाँ पर हमने एक एक करके आपको बता दी हैं, बेसिक जानकारी। यहाँ पर ये श्वसन तंत्र की आज लास्ट क्लास होगी, जिसमें हम जो कुछ चीज़ें छूट गई हैं उनको यहाँ कवर करेंगे। तो आपको बहुत डीप में स्टडी करनी चाहिए, क्योंकि आपका जो है केवल मेन सब्जेक्ट पूछा जाना है, तो चीज़ें कहीं से भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आपको कोई भी जो टॉपिक है उसको छोड़ना नहीं है, और अच्छे से मतलब क्या कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं सारे के सारे आपको यहाँ पर कवर करने हैं। ठीक है, तो श्वसन तंत्र में आपको बता दें कि सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, बेसिक जानकारी आपको दी थी इससे पिछले वाले लेक्चर्स में। ठीक है, फिर आपका जो श्वसन है वो अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हम 3 भागों में बांट करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको वाह श्वसन के बारे में सारी चीज़ें बताई। वाह श्वसन जो कि आपके फुफ्फुस के माध्यम से होता है, फुफ्फुसीय श्वसन जिसे कहते हैं। तो वाह श्वसन भी फिर 2 चरणों में होता है, आपका श्वासोच्छ्वास और दूसरा होता है परिवहन। ठीक है, तो यहाँ पर जो श्वासोच्छ्वास होता है वो क्रिया 2 चरणों में होती है। एक तो श्वास को अंदर लेना जिसे निःश्वसन कहते हैं, और श्वास को बाहर छोड़ना निःश्वसन। ठीक है, मतलब उच्छ्वास कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने बता दी थी आपको। इसके बाद आपका जो है दूसरा जो होता है वो गैसों का परिवहन, किस प्रकार से गैसों का परिवहन शरीर के अंदर होता है, ऑक्सीजन गैस का परिवहन किस रूप में होता है। इसके बाद आपका जो है पूरा नासा मार्ग आपको बताया हुआ था कि सबसे पहले आपका नासा छिद्र होता है, उसके बाद नासा कपाट होता है, फिर आपका जो है लैरिंग्स होता है, फिर फेरिंग्स होता है, मतलब स्वरतंत्र, ग्रसिका स्वरतंत्र होता है, फिर आपका जो है एल्विली, मतलब ये सारी क्रिया किस तरह से चलती है, फेफड़े क्या होते हैं, ये आपको बता चुके हैं। ठीक है, इसके बाद सेकंड जो लेक्चर लिया था हमने श्वसन तंत्र का, उसमें आपको आंतरिक श्वसन के बारे में बताया था, क्योंकि आंतरिक श्वसन जो है इससे हम श्वास नहीं बल्कि क्या, इससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो आंतरिक श्वसन आप भले ही ना जानते हो, लेकिन आप आक्सी और अनाक्सी श्वसन जानते होंगे, क्योंकि ये हमारी मतलब जो 9th क्लास है उसमें दिया गया है। तो यहाँ पर आपका पूरा डाटा कवर करने का प्रयास करते हैं एनसीईआरटी और अदर ऑथेंटिक बुक्स का। ठीक है, तो आंतरिक श्वसन जो कि आपके शरीर के अंदर कोशिकाओं के माध्यम से होता है। तो आंतरिक श्वसन को और क्या कहते थे हम, आंतरिक श्वसन को कोशिकीय श्वसन कहते थे, जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, यह भी 2 प्रकार से होता है, एक तो आपका ऑक्सी श्वसन और दूसरा होता है आपका अनाक्सी श्वसन। तो ऑक्सी श्वसन अर्थात जो कि आपकी ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, और अनाक्सी श्वसन जो आपकी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा। तो ऑक्सी श्वसन आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, जबकि आपका अनाक्सी श्वसन जो है वो कोशिकीय द्रव्य के अंतर्गत होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हम पढ़ चुके थे। आज जो चीज़ें छूट गई थी, जैसे आपका जो ऑक्सी श्वसन है या जो अनाक्सी श्वसन है, तो ये इसमें कौन सा चक्र चलता है, आपने पढ़ा होगा ग्लाइकोलिसिस चक्र और क्रेब्स चक्र। तो ये देखेंगे आज। और इसके अलावा जो ऊर्जा का उत्पादन है वो किस रूप में होता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। और फिर किस मतलब आपका जो है कोशिकीय श्वसन कोशिकीय जो भागफल होता है, श्वसन भागफल, वो क्या कहलाता है, ये चीज़ें यहाँ पर देखेंगे। तो अभी तक हमारे बायोलॉजी की मेंस एग्जाम्स के लिए 54 क्लासेस हो गई हैं, जिसमें आपके हर टॉपिक को हमने यहाँ कवर करने का प्रयास किया है। कोशिका से हमने स्टार्ट किया था, तो प्लेलिस्ट भी बना दी है एमपी टेट वर्ग 2 चयन परीक्षा बायोलॉजी के नाम से। और केमिस्ट्री की क्लासेस भी हमारी चल रही हैं, जिसमें फर्स्ट टॉपिक हमने स्टार्ट किया है, तो आप वो भी देख सकते हैं। पदार्थ हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा था। पदार्थ जो है अणुओं परमाणुओं से मिलकर के बना होता है, परमाणु की संरचना हम वहाँ पर देख रहे थे। ठीक है, तो वो भी आप देख सकते हैं, उसकी भी अलग से प्लेलिस्ट बना दी है एमपी टेट वर्ग 2 चयन परीक्षा केमिस्ट्री के नाम से। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर श्वसन तंत्र का ही आगे का जो पार्ट बचा हुआ है उसको कवर करेंगे। तो श्वसन तंत्र की क्रिया विधि हम इसको कहते हैं मैकेनिज्म ऑफ रेस्पायरेशन। तो श्वसन प्रक्रिया सामान्यतया 2 पदों में संपन्न होती है, एक तो ग्लाइकोलाइसिस चक्र होता है और एक होता है क्रेब्स चक्र। तो यहाँ पर हमें देखना है कि किससे क्या उत्पाद बनता है। ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस चक्र जो होता है ये अनाक्सी श्वसन और ऑक्सी श्वसन दोनों में होता है, सेम ही प्रोसेस होती है, लेकिन मुख्य रूप से हम इसको अनाक्सी श्वसन में देखते हैं। तो पहले देखेंगे ग्लाइकोलाइसिस चक्र।
तो सबसे पहले इसका अध्ययन किसने किया था, ये तो आपको याद ही रखना है। तो इसका अध्ययन जो है सबसे पहले एम्बडेन, मेयरहोफ और पार्सन ने किया था, और इन्हीं के नाम पर इसे हम EMP पाथ भी कहते हैं या पाथवे भी कहते हैं। EMP का कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, तो आपको याद रखना है EMP का फुल फॉर्म होता है एम्बडेन, मेयरहोफ और पार्सन। इन्हीं ने इसका जो है अध्ययन किया, इस कारण से इन्हीं के नाम पर इसको ग्लाइकोलाइसिस चक्र को EMP पाथ भी कहते हैं या पथ भी कहते हैं। ठीक है। दूसरा फैक्ट याद रखेंगे कि यह अनाक्षी श्वसन या शर्करा किण्वन भी इसको कहा जाता है। क्या कहते हैं, अनाक्षी श्वसन, क्योंकि ये जो क्रिया चलती है पूरी की पूरी ग्लाइकोलाइसिस में आपके ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है, इस कारण से इसको अनाक्षी श्वसन भी बोलते हैं। नेक्स्ट है, इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऊर्जा मुक्त, भले ही ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है लेकिन ऊर्जा इसमें मुक्त होती है। नेक्स्ट है, इस प्रक्रिया में जो ग्लूकोज होता है उसके एक अणु से, ये आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है और ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बन जाते हैं, तो हम यहाँ गलत कर देते हैं। तो यहाँ जो ग्लाइकोलाइसिस चक्र होता है इसमें ग्लूकोज का एक अणु होता है और इससे आपके पाइरुवेक अम्ल के 2 अणुओं का निर्माण होता है। और जब हमने ऑक्सी अनाक्षी श्वसन बताया था, वहाँ आपको बताया कि किस तरह से ऊर्जा रिलीज होती है। ठीक। अब देखिए, इस प्रक्रिया में आरंभ में 2 अणु ATP का फुल फॉर्म याद रखिएगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। तो इसमें 2 अणु, वैसे टोटल जो एनर्जी बनती है वो 4 ATP अणु की बनती है, तो 2 जो होती है वो आपके संपूर्ण प्रक्रम में, चक्र में, चलने में क्या हो जाती, व्यय हो जाती, खर्च हो जाती है। तो सेफ जो बचती है वो 2 अणु ATP ही इससे प्राप्त हो पाती है। तो ये अनाक्षी श्वसन की क्रिया है, तो वही आपको यहाँ देखनी है। इस प्रक्रिया को आरंभ करने में 2 अणु ATP व्यय होते हैं, किंतु प्रक्रिया के अंत में 4 अणु ATP प्राप्त होते हैं और ग्लाइकोलाइसिस के फलस्वरूप 2 अणु ATP ही प्राप्त हो पाते हैं। तो एक अणु से इससे कितनी आपकी 8000 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो यहाँ 2 अणु प्राप्त हो रहे हैं, तो इस प्रकार से टोटल कितनी ऊर्जा मिलेगी, तो 16000 किलो कैलोरी। ठीक। नेक्स्ट है, ग्लाइकोलाइसिस चक्र में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, अतः यह प्रक्रिया अनाक्षी श्वसन या ऑक्सी श्वसन में एक समान चलती है। तो मुख्य रूप से तो अनाक्षी श्वसन, लेकिन जब ये ऑक्सी श्वसन में भी क्रिया चलती, क्योंकि जब ग्लाइकोलाइसिस चक्र क्लियर हो जाता है और इससे जो पाइरुवेक अम्ल के अणु बनते हैं, वहीं से फिर आपका जो है क्रेब्स चक्र स्टार्ट होता है। तो आप ये कहेंगे कि जो ग्लाइकोलाइसिस चक्र है वो क्रेब्स चक्र स्टार्ट करता है। ठीक है। तो ये दोनों में ही प्रक्रिया चलती है। अब देखिए, इसमें हाइड्रोजन के कितने परमाणु बनते हैं, तो 4 परमाणु बनते हैं। परमाणु आपको बता चुके हैं केमिस्ट्री की क्लास में कि परमाणु क्या होते हैं। ठीक है। किसने इसके बारे में क्या कहा, परमाणु अविभाज्य होते हैं, ऐसा किसने कहा, डाल्टन महोदय ने कहा। इसके बाद आपके जो है रदरफोर्ड आते हैं, फिर वो बताते हैं कि परमाणु जो होता है मध्य भाग जो है इसका ठोस होता है, उसमें क्या पाया जाता है, आपका नाभिक होता है। नाभिक जो होता है उसके अंदर क्या होते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ चक्कर लगाते हैं, तो परमाणु के नाभिक के चारों ओर बाहर की तरफ चक्कर लगाते हैं। ठीक। तो यहाँ पर जो ग्लाइकोलाइसिस चक्र होता है इसमें हाइड्रोजन के कितने परमाणु बनते हैं, 4 परमाणु बनते हैं, और NAD जो होता है इसको 2NADH2 में बदलने में काम आता है। तो इतनी प्रोसेस से आपकी होती है ग्लाइकोलाइसिस चक्र की। तो आपको मेन फैक्ट याद रखने हैं कि कितनी ऊर्जा बनती है, ग्लूकोज के एक अणु से कितने पाइरुवेक अम्ल के अणु बनते हैं, इसका जो सबसे पहले प्रयोग है वो किसने किया था, ये चीज़ें। ठीक है। अब देखेंगे हम क्रेब्स चक्र। तो जो क्रेब्स है नाम से ही है, इस प्रक्रिया की जो खोज है सबसे पहले ब्रिटिश वैज्ञानिक हैंस क्रेब्स ने की थी। कब की थी, सन 1937 ईस्वी में। ठीक है। अब यह जो है क्रेब्स चक्र साइट्रिक अम्ल चक्र या ट्राई कार्बोक्सिलिक चक्र भी इसको कहा जाता है। क्रेब्स चक्र की संपूर्ण प्रक्रिया, अब यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, ये हमने कोशिका वाले टॉपिक में पढ़ा था कि यूकैरियोटिक क्या होते हैं और प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं, क्योंकि जो 5 जगत वर्गीकरण होता है, आपके 5 जगत होते हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, इसके बाद जंतु जगत और पादप जगत। तो ये हम कोशिका वाले टॉपिक में पूरी 5 जगत प्रणाली कवर कर चुके हैं। तो यहाँ पर जो यूकैरियोटिक होते हैं, यूकैरियोटिक का मतलब होता है जिनके अंदर विभिन्न प्रकार के कोशिकांग जिन्हें सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं, जैसे आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गया, गाल्जी उपकरण हो गया, या फिर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब उपस्थित होते हैं। ठीक है। यूकैरियोटिक में जैसे आपका जो मानव है वो किस में आ जाता है, आपका यूकैरियोटिक में। ठीक। तो जो यूकैरियोटिक जंतु होते हैं, जीव होते हैं, उनके अंदर तो क्रेब्स चक्र कहाँ चलता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है, तो आपको ये बताया था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसकी खोज की थी आपकी किसने,
वाल्डेयर माइटोकॉन्ड्रिया की सी बैंडन है और इसे बायोब्लास्ट नाम भी दिया गया था। ठीक है, अब जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसको कोशिका का क्या कहते हैं, ऊर्जा ग्रह कहते हैं या बिजली घर कहा जाता है। ठीक है, तो जो यूकैरियोटिक जीव हैं वहाँ पर क्रेब्स चक्र कहाँ चलता है। बेसिकली यदि पूछता है कि क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है तो आपको माइटोकॉन्ड्रिया ही लगाना है। लेकिन यदि इस तरह से पूछता है कि यूकैरियोटिक जीवों में क्रेब्स चक्र चलता है तो माइटोकॉन्ड्रिया में, और जो आपके प्रोकैरियोटिक होते हैं इनमें कोशिका कला क्या कहलाती है, जिसे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, कोशिका कला क्या होती है, जो आपकी कोशिका को मतलब सहारा प्रदान करती है, एक स्ट्रक्चर देती है। ठीक है, जो अर्धपारगम्य होती है। तो प्रोकैरियोटिक जीव क्या कहलाते हैं, जिनके अंदर विभिन्न प्रकार के जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं। तो यूकैरियोटिक में आपका क्रेब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलता है, जबकि प्रोकैरियोटिक में कोशिका कला के अंतर्गत। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो एडीपी बन जाता है आपके कहाँ पर, ग्लाइकोलिसिस में। तो जो एडीपी बनता है उसके दो अणु एटीपी के दो अणु यहाँ पर बनते, तो एडीपी के दो अणु और एटीपी के दो अणु बन जाते हैं। ठीक है, अब इस चक्र में हाइड्रोजन के दो परमाणु 5 बार मुक्त होते हैं। वहाँ टोटल कितने परमाणु मुक्त हुए थे हाइड्रोजन के, 4 परमाणु, लेकिन यहाँ ग्रुप में दो परमाणु कितनी बार, 5 बार मुक्त होते हैं। और पूरे चक्र में 2 अणु पाइरुवेक अम्ल के होते हैं, क्योंकि 2 अणु जो आपके हैं वो कहाँ बन रहे थे, ग्लाइकोलिसिस में। तो इसमें 2 अणु पाइरुवेक अम्ल के क्या होते, रिलीज होते हैं, और कुल 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड के बनते हैं। तो हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं का जो निर्माण है पूछ सकता है कहाँ पर होता है, क्रेब्स चक्र में होता है या ग्लाइकोलिसिस में। तो आपको याद रखना है कि हमारा जो तंत्र है इसमें अधिकतम एटीपी यानी जो अधिकतम ऊर्जा है वो कहाँ बनती है, तो क्रेब्स चक्र के दौरान बनती है, ना कि ग्लाइकोलिसिस की। ठीक, अब देखिए इसमें जो ग्लाइकोलिसिस है इससे जो पाइरुवेक अम्ल प्राप्त होता है, इसके कितने अणु प्राप्त होते हैं, 2 अणु। तो इन 2 अणुओं का जो ऑक्सीजन की उपस्थिति है इसमें पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है। तो आपको बताया था अनाक्सी और ऑक्सी श्वसन में, अनाक्सी श्वसन में जो ग्लूकोज होता है उसका आंशिक ऑक्सीकरण होता है, जबकि आपके क्रेब्स चक्र में जो ये पाइरुवेक अम्ल के अणु बन करके आते हैं आपके ग्लाइकोलिसिस चक्र से, तो इन दोनों अणुओं का ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है। अब इस चरण में जो क्रेब्स चक्र है टोटल कैसे परिवर्तन होते हैं तो आप ये पढ़ सकते हैं, 4 चरण होते हैं इसमें। तो देखिए किस तरह से क्रेब्स चक्र में प्रवेश करने से पूर्व जो पाइरुवेक अम्ल होता है यह कार्बन डाइऑक्साइड के 1 अणु और हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं का विमोचन होता है यहाँ पर, और बचा हुआ जो अणु होता है वह कोएंजाइम ए से संयुक्त होकर एसिटाइल कोएंजाइम बनाएगा। फिर जो एसिटाइल कोएंजाइम होगा कोशिका में उपस्थित ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल और जल से क्रिया करके क्या बना देगा, साइट्रिक अम्ल बना देगा। फिर ये जो साइट्रिक अम्ल होगा यह क्रेब्स चक्र में धीरे धीरे कई अभिक्रियाओं के माध्यम से क्रमबद्ध क्या होगा, विघटित होगा, और इन अभिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप कई मध्यवर्ती अम्ल बनेंगे। और ये अम्ल कौन कौन से होंगे, तो ऑक्सैलोसक्सिनिक अम्ल होगा, अल्फा कीटोग्लूटेरिक अम्ल होगा, मैलिक अम्ल होगा। ठीक है, अब यहाँ पर परिवर्तनों के दौरान क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के 2 अणु और हाइड्रोजन के 8 परमाणु यहाँ पर रिलीज होते, वही बताया ना 2-2 के क्रम में। ठीक है, और अंत में जो मैलिक अम्ल होगा इसका परिवर्तन ऑक्सैलोग्लिसरिक अम्ल में होगा, और यह पुनः दूसरे पाइरुवेक अम्ल के साथ संयुक्त होकर पुनः क्रेब्स चक्र में, इस प्रकार से ये चक्र है जो रेगुलर चलता रहता है। ठीक, अब ये तो हुआ क्रेब्स चक्र और आपका ग्लाइकोलिसिस चक्र। इसमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा या एनर्जी कहाँ पर प्राप्त होती है, या सबसे ज़्यादा एटीपी ऊर्जा कहाँ बनती है, तो क्रेब्स चक्र के दौरान बनती है। अब देखिए ऊर्जा का उत्पादन जो है किस तरह से होता है, प्रोड्यूसिंग ऑफ एनर्जी। तो जो पाइरुवेक अम्ल है ये कहाँ पर बना आपका, तो पाइरुवेक अम्ल जो होता है ग्लाइकोलिसिस चक्र में एटीपी के 1 अणु से क्या बनता है, एक एटीपी से आपके 2 पाइरुवेक अम्ल के अणु बनते हैं ग्लूकोज से। ठीक है, तो पाइरुवेक अम्ल के अणु के ऑक्सीकरण से एटीपी का 1 अणु, फिर 5 अणु NADH। NADH क्या होता है, निकोटिनिमाइड एडिनिसिन डी न्यूक्लियोटाइड प्लस हाइड्रोजन होता है। तो इसके 5 अणु व 1 अणु FADH2 का बनता है। ठीक, नेक्स्ट है जो NADH है इसके 1 अणु से 3 अणु ATP के बनेंगे, और FADH2 से के 1 अणु से ATP के 2 अणु। तो ये एनर्जी प्राप्त होती है किस क्रम में होती है, ये आपको याद रखना है। इस प्रकार जो पाइरुवेक अम्ल होता है उसके 1 अणु से टोटल कितने 18 अणु ATP के बनते हैं, ये इस क्रम में प्राप्त होते हैं, याद रखिए। नेक्स्ट है ग्लूकोज के 1 अणु से पाइरुवेक अम्ल के 2 अणु, ये कहाँ पर बन रहे थे आपके ग्लाइकोलिसिस में, और जिससे 36 अणु ATP प्राप्त होती है। और ग्लाइकोलिसिस के दौरान 2 अणु ATP का हमें लाभ होता है, टोटल 4 बनते हैं, 2
चक्र को चलने में, स्टार्ट होने में खत्म हो जाती है एनर्जी और 2 ATP अणुओं का यहाँ पर लाभ हो जाता है। और ग्लूकोज के एक अणु के श्वसन से कुल कितने, तो 36 + 2। जब यहाँ 2 ATP अणु प्राप्त हो रहे हैं तो 1 से 36 का लाभ होता है, तो 2 से कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो इस प्रकार से 2 इसमें जुड़ जाता है, तो यहाँ पर 38 ATP अणु प्राप्त हो जाते हैं। ठीक, अब देखिए श्वसनीय पदार्थ यहाँ पर पूछ लेता है। तो जो श्वसनीय पदार्थ होते हैं, मतलब श्वसन की क्रिया कहाँ कहाँ संपन्न हो सकती है, तो वो होता है आपका कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। ये आपने पढ़ा होगा, ये हमारे पोषक तत्व भी होते हैं। तो ये प्रमुख श्वसनीय पदार्थ माने जाते हैं। सबसे पहले जो श्वसन है वो कहाँ होता है, तो कार्बोहाइड्रेट में। इसके बाद कहाँ होता है, तो वसा में। और कार्बोहाइड्रेट और वसा का जब भंडार कभी कभार समाप्त हो जाता है विशेष परिस्थितियों में, तो जो आपका श्वसन होता है वो प्रोटीन संपन्न करता है। तो पहले आपका श्वसन जो है वो कार्बोहाइड्रेट, इसके बाद वसा में और सबसे बाद में होता है प्रोटीन में। क्योंकि यहाँ पर यदि पूछ लेता है कि सबसे ज़्यादा जो है एनर्जी कहाँ से प्राप्त होती, तो वो तो वसा से प्राप्त होती है, लेकिन यदि तुरंत हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है तो वो कार्बोहाइड्रेट से। और जब कभी विशेष परिस्थिति ऐसी उत्पन्न हो जाती है कि जब ये दोनों ही आपके ऊर्जा देने में असक्षम हो जाते हैं, तो वैसी स्थिति में आपका जो प्रोटीन है, वैसे तो जो प्रोटीन होता है वो आपके टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करता, वृद्धिरोधी इसको पोषक तत्व कहा जाता है। लेकिन जब ये असमर्थ रहते हैं ऊर्जा देने में, तो वैसी स्थिति में आपका प्रोटीन ही आपको क्या ऊर्जा प्रदान करवाता है। अब आपका जो पूरा श्वसन है वो आपको बताया था अपचायी क्रिया होता है, कैटाबॉलिक प्रोसेस। ठीक है, इससे शरीर के भार में क्या होती है, कमी होती है। और श्वसन का जो नियंत्रण है वो मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है, तो ये भी आपको याद रखना है, मेडुला ओब्लांगेटा। अब देखिए कृत्रिम श्वसन। कृत्रिम श्वसन क्या होता है, तो जब कभी व्यक्ति यदि किसी बीमारी में पड़ जाता है, या कोई बिजली का करंट वगैरह उसको लग जाता है, या जल में डूब जाता है, तो वैसी स्थिति में जब उसको श्वास नहीं ले पाता वो, तो कहाँ से श्वास मिलती है, तो देखिए जल में डूबने या बिजली का करंट लगने पर जब किसी व्यक्ति की श्वसन क्रिया रुक जाती है, तो उसे कृत्रिम श्वासोच्छ्वास क्रिया का सहारा लेना पड़ता है। कृत्रिम मतलब जो मनुष्य के द्वारा बनाई गई व्यवस्था है, ठीक है। और प्राकृतिक मतलब जो रेगुलर चलती ही रहती है प्रकृति के दौरान, ठीक है। तो श्वासोच्छ्वास क्या होता है, श्वासोच्छ्वास को क्या कहते हैं हम, तो यहाँ पर एक क्रिया है, 2 चरणों में होती है। एक तो आपकी होती है जिसे हम निःश्वसन कहते हैं, निःश्वसन, ठीक है, मतलब श्वास को अंदर लेना, और एक बाहर छोड़ना जिसे हम उच्छ्वास कहते हैं, उच्छ्वास या निःश्वसन। जब ये 2 बिंदी रख दी जाती हैं तो ये बाहर छोड़ना होता सांस को, ठीक है। तो जब मतलब इस तरह से कोई परिस्थिति आ जाती है तो व्यक्ति किसका सहारा लेता है, कृत्रिम श्वासोच्छ्वास का, और इसके द्वारा फेफड़ों में पुनः संचालन संभव हो पाता है, वेंटिलेशन प्रारंभ हो पाता है। अब इसके कुछ चरण होते हैं, तो देखिए कृत्रिम श्वसन किन चरणों में किया जाता है। सबसे पहले है कि व्यक्ति को पीठ के बल लेटाकर उसकी गर्दन के नीचे हाथ रखकर उसे ऊपर उठाना चाहिए, जिससे उसकी गर्दन खिंच जाए और उसका वायु मार्ग खुल जाए। क्योंकि जब वो या तो जल में डूब गया है या करंट लग गया है, तो उसका वायु मार्ग क्या हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है या बंद पड़ जाता है। तो वैसी स्थिति में व्यक्ति को, जो पीड़ित व्यक्ति है, उसके लिए क्या करना है, पीठ के बल लेटाकर उसकी गर्दन के नीचे हाथ रखकर उसे ऊपर उठाना है, जिससे उसकी गर्दन खिंच जाएगी और वायु मार्ग खुल जाएगा। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या होता है कि जो व्यक्ति है उसको नाक को उसकी उंगलियों से बंद करके अपने मुख उस व्यक्ति पर रखकर जोर से फूंक मारनी है, ताकि उसके फेफड़े फूल जाएं और वो श्वास ले पाए। अब मुख को हटा लेना है तीसरे चरण में, जिससे निःश्वसन संभव हो पाए। मतलब जब उसका फेफड़ा फूल जाएगा तो फिर वो श्वास बाहर छोड़ने का प्रयत्न करेगा, उसी को निःश्वसन कहते हैं, ठीक। यह क्रिया 1 मिनट में करीबन 10 से 15 बार करनी है। इस प्रकार उस व्यक्ति में पुनः श्वसन की क्रिया आरंभ हो जाती है। तो एक कृत्रिम श्वसन के चरण होते हैं, ठीक है। इस प्रकार इस विधि के द्वारा प्रथम उपचार के रूप में दुर्घटना से ग्रसित व्यक्ति, जब आपको कोई उपचार देना है तो सबसे पहला जो उपचार होगा वो यही माना जाता है, कृत्रिम श्वसन, ठीक है। इसके बाद अब हम देखेंगे श्वसन भागफल क्या होता है। तो श्वसन भागफल अर्थात श्वसन क्रिया जब हम करते हैं तो उसके दौरान उपयोग में लाई गई संपूर्ण ऑक्सीजन एवं इस दौरान उत्पन्न हुई कार्बन डाइऑक्साइड। हमें पता है जब हम श्वसन क्रिया करते हैं तो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, ठीक है। 2 गैसें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, एक तो ऑक्सीजन, एक CO2। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, इसके गैसीय विनिमय अनुपात को ही क्या कहते हैं हम, श्वसन भागफल कहते हैं। रेस्पिरेटरी क्वांटिटीज कहते हैं, RQ से व्यक्त करते हैं। अब जो श्वसन भागफल होगा वो क्या होगा,
तो कार्बन डाइऑक्साइड का कुल उत्पादन आपका भागफल में क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन का कुल उत्पादन। अब यह विभिन्न जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनका श्वसन भागफल का जो मान है वो भिन्न भिन्न होता है। तो यह एक तरह का मापन होता है विभिन्न जो खाद्य पदार्थ हैं, भोज्य पदार्थ हैं, उनके श्वसन को मापने का। इसको देखकर उसमें प्रयुक्त होने वाले खाद्य पदार्थ की हम पहचान कर सकते हैं। तो आपको कुछ ये इम्पोर्टेंट श्वसन भागफल हैं, बस इतने ही याद रखने हैं, क्योंकि यहीं पर आपकी जो है श्वसन की क्रिया जो है श्वसन में ये महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक खाद्य पदार्थ का अपना निश्चित श्वसन भागफल होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट का कितना होता है, तो 1.0 होता, 1.0 होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये बदलता नहीं है। फिर जो वसा होता है, वसा का 1 से कम होता है, अर्थात 0.7। कार्बनिक जो अम्ल होते हैं इनका 1 से अधिक होगा। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बताइए कौन सा एक खाद्य पदार्थ है जिसका श्वसन भागफल 1 से अधिक होता है। अब ऑप्शन में देगा कार्बोहाइड्रेट, वसा, कार्बनिक अम्ल या प्रोटीन, या एक किसका होता है, 1 से कम किसका होता है, और यदि वैल्यू पूछता है तो वो भी आपको याद रखनी है। तो कार्बोहाइड्रेट का 1.0, वसा का 0.7 अर्थात 1 से कम, कार्बनिक अम्ल का 4.0 अर्थात 1 से अधिक, इसका बहुत ज़्यादा है। ठीक, नेक्स्ट है प्रोटीन, प्रोटीन का 0.1 मतलब 1 से 1 कम है। तो कार्बनिक अम्ल क्या कहलाते हैं, मतलब जिनमें कार्बन उपस्थित होता है। और अकार्बनिक अम्ल तो हमें अभी जो है केमिस्ट्री की क्लासेस में हम पढ़ रहे थे कि आपके जो तत्व हैं, यौगिक हैं और मिश्रण हैं वो क्या कहलाते। तो यौगिक में हमें पढ़ना होता है कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। इसके अलावा आपके जो मिश्रण होते हैं उसमें पढ़ना होता समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। तो ये हुआ आपका जो है श्वसन वाला टॉपिक यहाँ पर क्लियर। अब कुछ चीज़ें और छूट जाती हैं यहाँ पर कि किस माध्यम से श्वसन होता है, तो वो भी आपको करवा देंगे। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट तंत्र दिया गया है उसको यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, शायद परिसंचरण तंत्र होगा। ठीक है, तो वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आपका इस क्लास में कहीं भी डाउट बनता है तो आप कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर पूछिए, और यदि क्लास अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।